वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और कोई भी फैशिस्ट फोर्स जो है वो कहीं भी दुनिया में ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि उस पर कोई इल्जाम लगाया जाए, और जो इल्जाम लगाता है उसके लिए फिर वो तरह तरह की सजाएं तजवीज करते हैं और उन पर अमल करते हैं। मैं समझता हूं कि बीबीसी के ऊपर हमला सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, इसकी इमेज को नुकसान पहुंचाएगा, और इसको हमें मानना चाहिए कि एक ऐसा एक्ट है जिसे सीधे तरीके से हम देश विरोधी एक्ट कह सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने दंगों के ऊपर गुजरात के प्रेजाइड किया, वो कह रहे हैं एक जमाने में कि हमारे दूरदर्शन बेकार है, हमारा ऑल इंडिया रेडियो बेकार है, हमारे अखबार बेकार हैं, लोगों को सिर्फ और सिर्फ बीबीसी के ऊपर भरोसा है। ये एजेंसी जो है वो दुनिया को देखे हुए है। इसके अंदर वो क्या नाम है उनका, सुधीर चौधरी नाम, उन जैसा कोई आदमी नहीं होता जो जा करके 100 करोड़ मांगे लोगों से। इन एजेंसीज में ऐसा नहीं होता कि वो कोई बंद कर दिया जाए इसके ऊपर कि वो रिश्वत या फिरौती लेने गया था और वो 100 दिन जेल में रह करके आए। ऐसा नहीं होता, और इसलिए नहीं होता, उनको अपने रेपुटेशन का इंटरनेशनल लेवल पे ख्याल होता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त देश में क्या कुछ हो रहा है उसमें बहुत सी खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज की है वो बीबीसी पर इनकम टैक्स का रेड जो मुंबई और दिल्ली ऑफिसेस पर हुआ है। आपको अच्छी तरह यह भी याद होगा कि गुजरात 2002 में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बीबीसी ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, जिस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी भी लगा दी थी, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने उसे देखा। उस डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ हंगामे भी हुए, कुछ दूसरी यूनिवर्सिटियों में उस डॉक्यूमेंट्री को स्टूडेंट्स को दिखाया गया या स्टूडेंट्स ने खुद देखी। आखिर क्या कुछ है, क्या ये बीबीसी पर जिस किस्म का ये कदम उठाया गया है, जो कार्रवाई की गई है, वो कितनी जायज और मुनासिब है? क्या ये हुकूमत के लिए ये कोई बहुत अच्छी बात है कि इस किस्म का कदम उठाया जाए? जब हुकूमत कोई काम करती है तो उसका मैसेज पूरी दुनिया में मुल्क के साथ जुड़ करके पहुंचता है। क्या वो मुल्क के लिए अच्छा है? क्या जिस किस्म की मीडिया को आजादी होनी चाहिए, जो अब नहीं रही है, अब गोदी मीडिया इतना कॉमन वर्ड हो गया कि उसे दोहराने को दिल नहीं चाहता। मीडिया चाहे वो प्रिंट वाले हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो अक्सर हुकूमत के हक में या हुकूमत को बचाने का ही काम कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ हुआ, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब गौहर रजा साहब, जो जाने माने साइंसदान हैं, उर्दू के बड़े शायर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कई किताबें आपने लिखी हैं, बहुत ही तजर्बेकार, और खुद डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का तजर्बा, इनकलाब जैसी फिल्म आपने बनाई थी। वो शख्सियत आपको बताएगी कि आखिर ये क्या कुछ हुआ। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। काजमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताइए कि ये जो बीबीसी पर कार्रवाई हुई, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ है? यानी अदालतों पर कंट्रोल हो जाए, मीडिया पर कंट्रोल हो जाए, न सिर्फ अपने मुल्क के अंदर के मीडिया पर बल्कि गैर मुल्की मीडिया पर भी कंट्रोल हो जाए, ये आखिर ये रथ कहां जाकर के रुकेगा? मैं असल में इस पूरे सिलसिले को अगर पिछले 20 साल 25 साल में देखूं तो कंट्रोल करने का, खास तौर से मीडिया को, खास तौर से एक तरह का नैरेटिव लोगों तक पहुंचाने का, यानी दूसरी तरह की कोई बात ही ना हो पाए, इसकी एक हिस्ट्री रही है, इसका एक इतिहास, एक तारीख है हमारे मुल्क के अंदर। खास तौर से बीजेपी और आरएसएस का एक इतिहास है।
मुझे याद है कि मैंने जब फिल्म बनाई थी बर्तोल्ट ब्रेख्त के ऊपर, जो जर्मनी के फैशिज्म के ऊपर फिल्म थी, और उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि उस वक्त जो जर्मनी में हो रहा है वो हिंदुस्तान में उसकी उसके आसार और उसकी आमद दिखाई दे रही है। और ये मैंने 98 में फिल्म बनाई थी। उसके बाद वो फिल्म दिखाते हुए हमारे कुछ दोस्त डर रहे थे। एक BITV चैनल हुआ करती थी उसमें, तो वो डिले हो गया था दिखाना। जब वो फिल्म मेरे टैंट्रम थ्रो करने के बाद दिखाई गई, तो NDA की सरकार थी, और उसने उस फिल्म के ऊपर, मतलब 5-6 मिनिस्टर्स ने ये दबाव डाला उस चैनल के ऊपर कि अनाउंसमेंट के बावजूद वो फिल्म दोबारा उस चैनल पे नहीं दिखाई गई। उसके जो कॉपीज थी वो फौरन मिनिस्ट्री में मंगा ली गई थी। तो ये एक दबाव था। उस वक्त शायद ये हॉबनॉबिंग RSS कर रही थी इसराइल के साथ, इसलिए वो इनकी दोस्ती में बड़ी बाधा हो सकती थी वो फिल्म, जो बाद में मेरी समझ में आया कि ये उस फिल्म को इतना क्यों रोकना चाहते थे। लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें धीरे 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 इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। जो गुजरात के ऊपर फिल्म बनी, 2-3 फिल्में बनी, मेरी पहली फिल्म थी, तो वो अलग बात है। लेकिन ये कि वो जो फिल्में बनी उन पे जगह जगह ना सिर्फ ये कि प्रोटेस्ट करके बंद कराया गया उन फिल्मों को की स्क्रीनिंग, बल्कि कुछ जगहों के ऊपर हमला भी किया गया जहां लोगों ने दिखाने की कोशिश की। पर ये बैन नहीं कर पाए उस वक्त, क्योंकि सत्ता हाथ में नहीं थी इनके। 2004 में इनकी सत्ता चली गई थी NDA 1 की, तो ये बैन नहीं कर पाए। लेकिन जहां जहां कोशिश कर सकते थे वहां वहां उसको कोशिश की। गुजरात के अंदर परजानिया को इन्होंने बंद कर दिया, नहीं दिखाने दिया। परजानिया एक बेहतरीन खूबसूरत फिल्म थी जो 2002 के दंगों के ऊपर बनाई गई थी। इसके बावजूद वहां लोगों ने देखी, दिखाई, एक दूसरे को छोटे छोटे स्क्रीनिंग की गई वहां पर। तो एक तरफ ये सिलसिला जारी था कि लोग, अवाम, आम आदमी ऐसी फिल्मों को देखना चाहता था, और दूसरी तरफ ये सिलसिला जारी था कि ये अपनी हिम्मत एक एक कदम करके बढ़ाते जा रहे हैं। अब जब हम 2014 के बाद देखते हैं तो मीडिया के ऊपर पूरा तरह से हमला हमें शुरू में दिखाई देता है। वो बहुत ही शुरू में ही शुरू हो गया था। फिर हमें इस मुल्क के बुद्धिजीवियों के ऊपर, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन पे हमला दिखाई देता है। 2014 के अंदर ही हो गया था। हमारे हजारे जैसे लोगों को, दोस्तों को, इधर उधर सबको अवार्ड वापसी गैंग का नाम दे दिया। तो यह हमला धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बॉलीवुड तक पहुंच गया। अब हमें दिखाई देता है कि बॉलीवुड के ऊपर सीधा हमला हो रहा है। तो ये एक चौतरफा हमला है जो अपने पंख पसारता जा रहा है, जो अपनी उड़ान ज्यादा से ज्यादा ऊंची और ज्यादा से ज्यादा एरिया में करता जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा हमला नहीं हुआ था जिसमें के इंटरनेशनल चैनल्स इन्वॉल्व। ये BBC के ऊपर जो हमला है वो इंटरनेशनल एक एजेंसी के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। अब अगर इस फिल्म को देखें, जो 2 पार्ट्स में डॉक्यूमेंट्री है, तो हमें यह साफ दिखाई देता है कि ये सारी बातें जो जो फिल्में पहले बनी थी गुजरात के ऊपर, उनमें सब में कही जा चुकी। तो ऐसा कुछ नया बहुत नहीं था इसके अंदर, सिवाय इसके कि ये बहुत खूबसूरती से, आराम से, वक्त के साथ मटेरियल एक जगह इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, और अच्छी एडिटिंग के साथ ये फिल्म बनाई गई। उनके पास मटेरियल भी बाकी हम सबसे शायद ज्यादा था, इसलिए इस फिल्म की मार भी ज्यादा थी। आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल। जब हम लोगों ने हिंदुस्तान में फिल्म बनाई थी, किताबें लिखी थी, उन्हें सर्कुलेट किया था, वो सब कुछ किया था 2002 के दंगों को लेकर के, जिसमें ये साफ जाहिर निकल के आ रहा था कि मोदी पूरी तरह से उसको प्रेजाइड कर रहे थे,
जो वहां दंगे हुए थे। और ये बात झूठ है कि 3 दिन बाद मिलिट्री बुला ली गई वगैरह वगैरह, हो गया सारा कुछ। वो दंगे लगभग 3 महीने तक तो खास तौर से चलते ही रहे थे, क्योंकि मैं 3 महीने बाद गया था और उसके बावजूद एक आदमी को तेल छिड़क के आग लगा दी गई थी, क्योंकि उसने सड़क क्रॉस करके एक सब्जी वाले से सब्जी खरीदने की कोशिश की थी। ये एक्सपीरियंसेस हमें गुजरात के दिखाई देते हैं। इन एक्सपीरियंस की नजर में जब हम इस बीबीसी की फिल्म को देखते हैं तो मेरा यह मानना है कि वो सारी चीजें जो उस वक्त खुलेआम नहीं कही जा सकी, जो लोगों तक उतने बड़े पैमाने पर नहीं पहुंच पाई, बीबीसी की इस फिल्म ने बड़े पैमाने पर लोगों तक उसको पहुंचा दिया। उस वक्त एक और भी बात हुई कि मुल्क के अंदर खास तौर से गुजरात को लेकर के एक बड़ा डिवीजन हो गया था। वो लोग जो उस दंगे को सही ठहरा रहे थे, बार बार ये कह करके S6 में मुसलमानों ने आग लगाई है और इसलिए मुसलमानों को सबक सिखाना जरूरी है, जो आज भी कह रहे हैं। भक्त आज भी यही बात बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन क्या, हाँ, पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर ने एक्शन और रिएक्शन की बात की थी। इसके बावजूद के उन्हीं की पार्टी के एक लीडर वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म निभाना चाहिए तुम्हें, उसके बावजूद वो ये सब कुछ, मोदी खुद ये सब कुछ कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि क्या मैं इन लोगों को बिरयानी खिलाता। ये सारे स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं। यानी गुजरात के दंगों का फायदा तो वो उठाना चाहते थे और आज भी उठा रहे हैं। और अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले भी एक रेफरेंस 2002 के दंगों का दिया है, वहां पर इलेक्शन के वक्त के ऊपर। तो फायदा इन्हें चाहिए था, लेकिन ये अपनी एक इमेज ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें कि हमारे भक्त जो हैं और कम्युनल वोट कंसोलिडेट हो जाए पर बाकी लोगों तक ही बात ना पहुंचे। ये हो नहीं सकता। अब इसकी जो तिलमिलाहट है, वो तिलमिलाहट हमें दिखाई देती है सोशल मीडिया पे बैन लगाने इस फिल्म के ऊपर। तो ये फिल्म गहराई तक आज जब जख्म भरने लगे तो लोगों को सोचने में मजबूर करती है कि वहां कितना भयानक हुआ, वहां कितना भयानक था जो आज भी चल रहा है, जो आज भी लोग घरों को लौट नहीं पाए, जो आज भी लोग घरों से बाहर हैं और उनको लौटने नहीं दिया जा रहा है, जिन्होंने अपनी जमीनें, खेत खलियान खोए हैं और वो वापस नहीं जा सकते। ये पुराने दंगों के मुकाबले में एक बड़ा बदलाव था जो 2002 के दंगे लेकर के आए थे। और हमें ये समझना चाहिए कि ये बदलाव बड़ा भयानक बदलाव है, क्योंकि ये बताता है कि अगर हमने आपके घर जला दिए, तो हो सकता है दलित का घर, हो सकता है किसी सवर्ण का घर, हो सकता है किसी मुसलमान का हो, किसी क्रिश्चियन का हो, किसी पारसी का हो, लेकिन अगर हमने आपका घर जला दिया है तो अब हम वहां वापस आपको नहीं लौटेंगे। ये एक मैसेज जो था, ये भयानक मैसेज था। हम जख्मों पर मरहम नहीं रखेंगे। जब लोग पहुंच जाएंगे शिविर के अंदर और टेंट्स में रहने लगेंगे, और वहां तो इतनी बुरी हालत थी कि लोगों ने कब्रिस्तान में रहना पसंद किया बजाय अपने घर वापस जाने के, जब मैं फिल्म बना रहा था। तो ऐसे हालात में गवर्नमेंट आपको कोई एड प्रोवाइड नहीं करेगी। गवर्नमेंट तोड़ने की कोशिश करेगी उन कैंप्स को जो कैंप्स राहत पहुंचा रहे हैं लोगों को, और गवर्नमेंट राहत पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं। ये सारे मुद्दे जो हैं वो 2002 के साथ जुड़े हुए हैं। फिल्म पर बैन लगाने की जरूरत 2 वजह से पड़ी। एक तो सीधे ही जब आप के ऊपर कोई सवाल उठाए, तो अगर आप नुक्कड़ के दादा की तरह से ऑपरेट करते हैं तो आप उसको पर्सनली उससे दुश्मनी मोल ले लेते हैं। इसने सर कैसे उठाया, इसने मेरे ऊपर उंगली कैसे उठाई, सवाल ये। और दूसरी तरफ जाहिर है कि पॉलिटिकली वो इस मामले को इस तरह दबाना चाहते हैं कि जब उन्हें जरूरत हो तो उठाएं, कोई और इस मामले को हरगिज भी ना उठाए।
ये बहुत ही खास बात है, बहुत ही अहम बात है कि वो एक ही वाक़ये से एक तरफ वो पोलराइजेशन से फायदा भी उठाना चाहते हैं और इमेज भी पॉजिटिव बनाए रखना चाहते हैं बाकी लोगों के लिए। अच्छा, इसी किस्म की दुनिया की बहुत सी ताकतें बिल्कुल इसी तरह से काम करती हैं और ये हम कई कई सतहों पर देखते हैं। तो और जिस जो आपने बताया कि लोग अपने घरों को वापस नहीं जा रहे। अभी हाल ही में हमारे एक यूट्यूबर दोस्त हैं, सहल कुरैशी, वो देश लाइव के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग देखना चाहें तो देख सकें। वहां बाकायदा एक जो 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 चश्मदीद गवाह था, जिसकी बहुत तस्वीरें छपी थी रोते हुए एक इंसान की, नौजवान की, वो उन सभी जगहों पर जाकर के, उन मकानों के अंदर ले जाकर के उसने एक एक जगह बताया और गिनती भी बताई कि मैं एग्जैक्टली गिन के बता सकता हूं कि इतने लोग मारे गए। जो सरकार बता रही है वो कम बता रही है। तो ये एक वाकया बहरहाल आज भी सबूत के तौर पर बहुत सी चीजें सामने हैं। और अच्छा, ये फिल्म फिल्म पर जो रोक लगाई, क्या एक एक पहलू, एक एंगल ये भी है देखने का कि शायद ये पाबंदी लगा करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखने पर प्रोवोक कर रहे थे, फिर भी उसका फायदा उठाने की। ये क्या क्या आपको क्या लगता मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये जो है ये गलत है। है? वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और कोई भी फैशिस्ट फोर्स जो है वो कहीं भी दुनिया में ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि उस पर कोई इल्जाम लगाया जाए, और जो इल्जाम लगाता है उसके लिए फिर वो तरह तरह की सजाएं तजवीज करते हैं और उन पर अमल करते हैं। ये जो लगाने की कोशिश है ये अपने अंदर एक एक्सपेरिमेंट भी है कि क्या हम बाहर की एजेंसीज को भी धमका सकते हैं। अपने यहाँ हमने पूरी तरह से मीडिया की कमर तोड़ दी है। जो लोग आप जैसे हैं जो छोटे यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं या थोड़े बड़े लेवल पर चला रहे हैं, वो सब अपने बलबूते पर जान का, माल का, ईडी का, यूएपीए का खतरा उठा करके चला रहे हैं इस मुल्क में। और जो बाहर की एजेंसीज हैं अभी दांव नहीं फंस पाई। तो मेरे ख्याल में ये एक एक्सपेरिमेंट ये भी था कि क्या सोशल मीडिया के ऊपर हम ऐसा अंकुश लगा सकते हैं, हम ऐसी पाबंदी लगा सकते हैं जिसमें अगर कहीं बाहर से खबर आनी हो तो वो खबर भी ब्लॉक कर दी जाए। मेरे ख्याल में जो दुनिया की बड़ी एजेंसीज हैं उनकी नजर भी हिंदुस्तान पर रहती ही है, और इस बीच में ज्यादा बढ़ी है इसलिए कि यहाँ फैशिज्म के पंजों ने ज्यादा जकड़न पैदा की है इस मुल्क में, तो हमारी तरफ नजरें बढ़ी भी हैं उनकी और यहाँ से खबरें मिल भी रही हैं उनको। तो उनको एक धमकी देने की कोशिश है और ये साथ में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश है कि क्या हम उनको रोक सकते हैं कम से कम मुल्क में आने के लिए और अपने वोटर तक पहुंचने की पर पाबंदी लगा सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि जहां तक बीबीसी का सवाल है, इन्हें ये नहीं मालूम कि आरएसएस से ज्यादा लंबा इतिहास बीबीसी का इतिहास, उसकी तारीख कहीं ज्यादा लंबी है। 100 साल से ज्यादा की तारीख है जब से बीबीसी चल रही है। उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कवर किया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कवर किया है, दुनिया के अपहीवल्स को कवर किया है, अभी होने वाली वॉर्स को कवर किया है और बहुत सारे तानाशाहों को देखा है। उसे इस एजेंसी की का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस के साथ उन्हें मालूम है कि ऐसे तानाशाहों को किस तरह से हैंडल किया जाता है। मैं समझता हूं कि बीबीसी के ऊपर हमला सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, इसकी इमेज को नुकसान पहुंचाएगा, और इसको हमें मानना चाहिए कि एक ऐसा एक्ट है जिसे सीधे तरीके से हम देश विरोधी एक्ट कह सकते हैं। आप जब ये करते हैं तो हमारी जनरेशन क्या, अब से पहले कम से कम 10 पीढ़ियां ऐसी होंगी, 20 पीढ़ियां ऐसी होंगी जो बीबीसी की ऑथेंटिसिटी यानी यानी उनके सही होने के, सही खबर होने की कसम खाता था। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने दंगों के ऊपर गुजरात के प्रेजाइड किया,
वो कह रहे हैं एक जमाने में कि हमारे दूरदर्शन बेकार है, हमारा ऑल इंडिया रेडियो बेकार है, हमारे अखबार बेकार हैं, लोगों को सिर्फ और सिर्फ बीबीसी के ऊपर भरोसा है। ये भरोसा हमने बचपन से देखा है और वो सही कहा है कि जब कहीं दंगे होते थे मुल्क के अंदर, बचपन में हमने जो सुना है, अपने शहर में अलीगढ़ में दंगे लगातार होते थे, तो जो फिगर्स आती थी, जो हंगामी हालात होते थे, जब हमें ये पता करना होता था कि कर्फ्यू लगने के बाद कहां कहां आग लगी, तो उस वक्त बीबीसी देखते थे और बीबीसी में सही लगता था कि भाई इन इलाकों में मत जाओ, उधर की तरफ मत जाना, या कहां कहां दंगे हो रहे हैं और कितनी बुरी हालत है, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग इंजर्ड हैं। तो खुद प्रधानमंत्री एक जमाने में ये बात कह चुके हैं और वही प्रधानमंत्री मुल्क का बीबीसी के ऊपर अंकुश लगा रहा है। वही प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि अगर तुम मेरे खिलाफ एक लफ्ज बोलोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब ये सोचिए काजमी साहब कि जो हेड्स ऑफ द स्टेट आने जा रहे हैं, उन्हें शायद अडानी का नाम ना पता हो, शायद हो सकता है कि उस स्कैम के बारे में ना जानते, यह भी हो सकता है कि उनको व्यापम का नाम ना पता हो कि यहां कितना बड़ा स्कैम, यह भी हो सकता है कि कप्पन के बारे में वो ना जानते हो, जिसे पकड़ के इसलिए बंद कर दिया गया कि वो एक शहर में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने के लिए जा रहा था, पहुंचा भी नहीं था, उसने कुछ लिखा भी नहीं था, कलम भी नहीं उठाया था, उससे पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें हो सकता है ये सब ना पता हो, लेकिन ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि उन्हें बीबीसी पता है, उन्हें ये मालूम है कि बीबीसी कौन है, बीबीसी क्या है, बीबीसी की ऑथेंटिसिटी क्या है। और जब उसके ऊपर हमला होता है तो फिर मुल्क भी मुलव्विस होता है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया। फिर सिर्फ सरकार नहीं होती, फिर सिर्फ मोदी नहीं होते, फिर सिर्फ अमित शाह नहीं होते, फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, फिर सिर्फ होम मिनिस्टर नहीं होता या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर नहीं होता, मुल्क इन्वॉल्व। जी जी जी, ये मुल्क, हमारे मुल्क की बदनामी। जी जी जी। अच्छा, अब गौहर रजा साहब, मैंने अपने प्रोफेशन के शुरुआत में एक गैर मुल्की न्यूज एजेंसी के साथ काम किया। जो मैंने नजदीक से देखा उसमें सिर्फ खर्च होता है, इनकम तो कहीं होती नहीं है। हेडक्वार्टर से पैसा आता है, स्टाफ की सैलरी, बिल्डिंग का खर्च, ये वो सब होता है और बस। अब ये जो इनकम टैक्स का रेट जिसे कहा जा रहा है, इसमें बाहर की न्यूज एजेंसी को या न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को जो यहां से खबरें भेजता है, उसको कौन सी ऐसी इनकम हो सकती है जिस पर कहीं कोई ये रुकावट डालना चाहते हैं या कोई गड़बड़ी देखना चाहते हैं? क्या चीज हो सकती है ऐसी? मैं तो समझ नहीं पाया। मैं एक विदेशी न्यूज एजेंसी के लिए काम कर चुका हूं। भाई ये बात बिल्कुल आपके दिमाग को झिंझोड़ देती है कि ईडी या इनकम टैक्स वाले, आईटी वाले अपने आप तो नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें वो बात मालूम है जो बात आपको और मुझे मालूम है, कि यहां कोई इनकम नहीं होती, यहां बेसिकली एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि अगर इनकम हिंदुस्तान की भी कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, एडवर्टाइजमेंट देना चाहती है, तो उसे बीबीसी के वहीं के ऑफिस के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, यहां कोई सिलसिला नहीं होगा, जहां तक मेरी समझ के। तो ये इनकम टैक्स वालों को भी मालूम होगा, ये भी मालूम होगा कि ये एजेंसी जो है वो दुनिया को देखे हुए है। इसके अंदर वो क्या नाम है उनका, सुधीर चौधरी नाम है। जी जी जी, सुधीर चौधरी, जी वाले, हाँ, जो आज तक में जो आ गए हैं, उन जैसा कोई आदमी नहीं होता जो जा करके 100 करोड़ मांगे लोगों से। इन एजेंसीज में ऐसा नहीं होता कि वो कोई बंद कर दिया जाए इसके ऊपर कि वो रिश्वत या फिरौती लेने गया था और वो 100 दिन जेल में रह करके आए, ऐसा नहीं होता। और इसलिए नहीं होता, उनको अपनी रेपुटेशन का इंटरनेशनल लेवल पे ख्याल होता है। एक भी ऐसा इंसिडेंट उनके लिए हमेशा के लिए उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर सकता है।
तो ये बात तो आईटी को पता थी। जो आपने इशारा किया है वो बिल्कुल सही है, जिसका मतलब ये है कि उनके ऊपर दबाव बिल्कुल ऊपर से आया है। और शायद किसी की एजेंसी की इस मुल्क में ये हिम्मत नहीं है कि बीबीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रेड करे बिना प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के क्लियरेंस के, फॉरेन ऑफिस के साथ ये सारी क्लियरेंसेस ऊपर से दी गई होंगी, उसके बिना तो ये जा नहीं सकते। ये जो जो एजेंसीज में हमारा तंत्र होता है, उसमें ये किसी की हिम्मत पड़ नहीं सकती है। जहां तक मैं जानता हूं, मैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर काम कर चुका हूं और मुझे ये अच्छी तरह से मालूम है कि सिवाय इसके के ऊपर से दबाव आया होगा, उसके अलावा और कोई मुझे वजह समझ में नहीं आती कि वो वहां जाएंगे और रेड करेंगे। और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है कि टेक्निकली इसको सर्वे कहा जा रहा है, जिसके ऊपर आप हंस सकते हैं, मैं भी हंस सकता हूं, हम दोनों मुस्कुरा सकते हैं, पूरा मुल्क हंस सकता है। लेकिन जो गोदी मीडिया है, उसके कई चैनल ने कल से सर्वे करने गए का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। ऐसा सर्वे कम से कम मुझे तो नहीं मालूम है कि जिसमें वॉलंटरी ना हो कुछ। सर्वे का मतलब ही वॉलंटरी होता है कहीं ना कहीं, कि आप दोनों तरफ लोग तैयार हैं कि हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हैं। तो ये सर्वे तो किसी तरह से नहीं है, ये मीडिया के ऊपर आखिरी हमला है, बड़ा। अच्छा, ये मीडिया के ऊपर जो आखिरी हमला है, अगर इस हमले में कुछ ना मिला तो उसमें तो सरकार और जलील होगी। आखिर नतीजा क्या होगा? भाई, आपने जिसको गिराने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, वो डरे नहीं, और उसकी जेब से आपको नशे वाली पुड़िया भी ना मिले, बिल्कुल सादा जबान में अगर कहा जाए, तो उसके बाद तो इसी सिस्टम की बदनामी ही होगी। उसका नतीजा क्या होने वाला है? क्या वाकई डर जाएंगे जो लोग नहीं डरना चाहते? आदमी साहब, हमारे जमाने में एक जोक हुआ करता था, वो यहाँ पे बहुत साबित उतरता है मेरे ख्याल में। जोक ये था कि क्लिंटन का हिरन खो गया, सारी दुनिया में ढिंढोरा पिटा कि जो ढूंढ के लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ की पुलिस ने क्लिंटन साहब को ये भेज दिया तार कि आप आइए और ले जाइए। जब क्लिंटन साहब यहाँ पहुंचे अपने उसको लेने के, तो एक हाथी आ रहा था, और वो हाथी इतना पीटा गया था कि वो बार बार चिल्ला रहा था कि मैं क्लिंटन का हिरन। जी 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 जी, तो आप हाँ, तो आप ये समझें और आपके दर्शक ये समझें कि निकालने के लिए तो एक मक्खी के बलबूते के ऊपर मैकडॉनल्ड्स को बंद किया जा सकता है। जी जी जी, जो मकसद है वो ये है कि डराया जाए, धमकाया जाए, और सिर्फ उनको ना धमकाया जाए। बीबीसी तो धमके में क्या ही आएगी, वो ज्यादा से ज्यादा अपने सारे ऑपरेशंस लपेट के यहां से चले जाएंगे, और क्या होगा। अगर ज्यादा कुछ दमन होगा बीबीसी के ऊपर, तो यहां का मीडिया हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। यहाँ के मीडिया की जो टूटी हुई कमर है वो भी खत्म हो जाएगी। मैं ये समझता हूं कि निकालने के लिए तो कुछ भी निकाला जा सकता है। गौहर रजा साहब, एक चीज और है देखने वाली कि अभी हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई, जिसके नतीजे में अडानी का, जिसे कहना चाहिए कि वो जो जो महल बनाया था वो ध्वस्त हो गया, गिर गया। अब ये बीबीसी पर जो ये डॉक्यूमेंट्री के बाद कार्रवाई हुई, ये हमारे सामने है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब इतना तो यकीनी हो चुका कि जो मुल्क के अंदर का मीडिया है उसको तो वो तो उसके कंट्रोल में है, अब जो बाहर की चीजें आ रही हैं बाहर से, अब उसको किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश है, ताकि उसके बाद फिर इस मुल्क पर एक चादर डाल दी जाए पूरी तरह से, और कहीं कोई खबर बाहर ना निकल सके जिसमें ये महसूस होता है कि जो जिस तरह से डिक्टेटर्स बिहेव करते हैं, उसकी और बड़ी तैयारी का एक और स्टेज, एक आगे जा पहुंच रहे हैं हम लोग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरह से मुत्तफिक हूं इस बात को लेकर के
कि फैशिज्म जो है जहां भी आता है वो एक एक कदम करके आगे बढ़ता है, और ये हमको दिखाई दे रहा है कि अब ये इंटरनेशनल एजेंसी से भी डर कम हो गया है, और ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम नहीं डरते, हम कितना अकड़ सकते हैं। और ये भी कॉन्फिडेंस है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो फेक कॉन्फिडेंस होता है फैशिज्म का, यही लेके डूबता है आखिर में पूरे के पूरे मुल्क को, और पूरा मुल्क भुगतता है, आम आदमी भुगतता है उसको। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी, उसके बाद इतनी बेशर्मी के साथ मोदी गवर्नमेंट ने अडानी को डिफेंड किया और रिफ्यूज किया है, बार बार मना किया है इस बात को कि हम किसी भी तरह की कोई जांच मंजूर नहीं है हमें। और ये देखिए आप कि ये जांच किसी नेता के लिए नहीं है। भाई नेता के लिए होते तो मैं समझ सकता था कि आप ये कह रहे हैं कि नेता को हमारी पार्टी के हम डिफेंड कर रहे हैं, हम जांच नहीं होने दे रहे। पर ये तो आपकी पार्टी के नहीं है, ये तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने घोटाला किया है, जिनके ऊपर चार्जेस, उनके भाई पहले पकड़े जा चुके हैं, उनके रिश्तेदार पकड़े जा चुके हैं। आप उनके ऊपर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाना चाहते, उनके ऊपर कोई जांच नहीं करना चाहते। क्या रिश्ता है आपका? भाई कोई तो रिश्ता होगा। अगर आपका कैबिनेट मिनिस्टर होता तो समझ में आता कि आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका प्रेसिडेंट होता पार्टी का, समझ में आता। आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता, समझ में आता। आपका चीफ मिनिस्टर होता, समझ में आता। ये कौन है? कोई तो रिश्ता होगा, कहीं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मतलब बेखुदी वे सब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। जी। ये कौन सा रिश्ता है जो आपको मजबूर कर रहा है एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाने के लिए? वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके पूरे खानदान के ऊपर और उसके खुद के ऊपर चार्जेस पहले लग चुके हैं। क्यों बचा रहे भाई आप? सवाल ये है कि एक तरफ वो जेब इन्हीं की जेब है जिसके अंदर इस मुल्क की एक एक पाई करके अवाम का जो दौलत जमा की थी, वो उस जेब के अंदर पिछले 8 सालों में डाली गई। और उसके ऊपर किसी मीडिया की ही हमारे हिंदुस्तान में हिम्मत नहीं थी कि वो बात कह सके। और सिर्फ यही नहीं, जिन लोगों ने कहा भी लगातार, प्रजॉय हैं उन्होंने कहा, और बाकी लोग हैं जिन्होंने ये सवाल उठाए, खुद पार्लियामेंट के अंदर उठाए गए, तो उनको आप सुनने को तैयार नहीं थे, इग्नोर कर दिया आपने। पर जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है तो उसको तो आप दबा नहीं सकते थे। उसको नहीं दबा सकते थे का नतीजा ये हुआ कि वो महल, जैसा आपने कहा, वो कागज का था, ढहना शुरू हो गया। कल भी घटे हैं, मुझे आज का नहीं मालूम, लेकिन उनके तो शेयर्स कल भी घटे, उसकी वैल्यू रोज घट रही है। और अब रिपोर्ट नहीं हो रही, अब मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रही। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी जो मीडिया वो कवर कर रहा था, वो मीडिया भी अब वो हर दिन ये बताना बंद कर दिया उसने कि आज कितने बिलियन डॉलर गए भारत के, ये बताना भी बंद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दो चीजें आखिर में जरा बता दूं, और मुझे लगता है कि वो नतीजे के तौर पर शायद आप मेरे साथ एग्री करें। वो ये कि बीजेपी आरएसएस हुकूमत के दो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स सामने हैं हमारे, आपके, दुनिया के सबके। एक तो ये कि अपने चहीते कारोबारी लोगों को फेवर करना और उनसे पैसा लेकर के अपने इलेक्शन जीतते रहना, लाखों करोड़ रुपए में एमएलए एमपी वगैरह खरीदना, ये सारा। एक तो ये एक नफरत फैलाना। अब ये रीसेंट पास्ट में पिछले 2-3-4 हफ्ते में इन दोनों पर चोट लगी है, और इत्तेफाक से विदेशों से लगी है। एक तो बीबीसी से, जो नफरत की कहानी का एक उरूज जो 2002 में गुजरात में देखा, उस पर चोट लगी। एक ये अडानी पर चोट लगी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से।
तो ये दोनों जो घरौंदे थे वो एक तरह से बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आखिर में एक तजर्बा 2002 का बताता हूं। सन 2002 का सद्दाम हुसैन का आखिरी साल था। उस साल उन्होंने अपना दुनिया के सामने ये बताने के लिए कि मैं अपने मुल्क का पॉपुलर लीडर हूं, उन्होंने रेफरेंडम कराया और उसमें बहुत से मुल्कों के गेस्ट पॉलिटिकल लोग और जर्नलिस्ट गए। मुझे भी इत्तेफाक हुआ उसमें जाने का, लेकिन वहां होटल में इंटरनेट की एक्सेस डायरेक्ट नहीं थी पत्रकारों को। पत्रकार से यह कहा जाता था कि आप अपनी रिपोर्ट टाइप कर दो और आप कंप्यूटर छोड़ दो, और आप हमें ईमेल आईडी दे दो, हम उस ईमेल आईडी पर भेज देंगे। मकसद यह था कि जो उनके माइंडर्स थे खुफिया, वो आपकी हर रिपोर्ट पर मुल्क से बाहर जाने से पहले नजर रखते थे और जो कुछ उनको ठीक लगता था वही जाता था। तो क्या हम उसी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या पत्रकारों को अब अपनी एक एक रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी खुफिया महकमों को? क्या हम उस फेज में एंटर हो रहे हैं, या हम अपनी डेमोक्रेसी, अपने सेकुलरिज्म को बचा पाएंगे? ये पूरे देश के लोगों को गौर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आखिर में कोई क्लोजिंग अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो गौहर रजा साहब। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस अंधेरे के वक्त में रोशनियां भी कम नहीं। ये हो सकता है कि हमें ये अंधेरा कहीं ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा हो, लेकिन लोग लड़ रहे हैं। सिर्फ बीबीसी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और ये आवाज बढ़ती जा रही है। मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि अडानी को बचाने के वक्त के ऊपर जो भक्तों की आवाज थी वो कहीं ज्यादा कमजोर थी। बीबीसी के मामले में भी जो भक्तों की आवाज है वो कहीं ज्यादा कमजोर है और कम से कम उन्होंने जिस तरह से मां बहन की गालियां वो लिखा करते थे, अभद्र भाषा लिखते थे, खैर सहरीब याफ्ता लिखते थे, उसमें कहीं ज्यादा कमी आई है। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस था अंदर, ये जो इवेंट्स हुए हैं उनके अंदर का कॉन्फिडेंस भी डगमगा गया है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही नहीं है और अवाम जो है इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब इश्यूज ऐसे हैं जिन पर हमें बहुत ही संजीदगी से गौर करना चाहिए और समझना चाहिए। और सवाल फिर वही बड़ा है कि क्या हम ऐसे हालात में पहुंच रहे हैं कि हर रिपोर्टर को अपनी खबरें एजेंसियों को दिखानी पड़े, उनकी क्लियरेंस के बाद हमें बाहर भेजने की इजाजत हो? अगर ऐसी हालत है तो हमारे यहाँ इसका मतलब छुपाने के लिए बहुत कुछ है जो सरकार छुपाना चाहती है। हमें उम्मीद है कि पत्रकारिता मजबूती से आगे बढ़ेगी और पत्रकारिता अच्छी हो, उसी से देश में अगर कहीं खराबियां हैं उन्हें ठीक करने के लिए रास्ता बनता है और बेहतर मुल्क बनाने के लिए भी माहौल उसमें मुहैया होता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।